आज के समारोह में मंच पर विराजमान बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री अशोक चौधरी जी, बिहार सरकार के मंत्री श्रीमान जीवेश मिश्रा जी, डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी, श्रीमान भोला बाबू, डॉक्टर ऋषिकांत कुमार जी, श्री सुनील अग्रवाल जी, डॉक्टर नवनीत जी, डॉक्टर नैनी जी, श्री अनिल शंकर सिंह जी, सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय विधायकगण, विधान परिषद सदस्यगण, मुझे नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि सभी सम्मानित अतिथिगण, देवियों सज्जनों और मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण समारोह में मैं आधुनिक बिहार के निर्माता, बिहार के आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण मिश्र की पुण्य स्मृति को सबसे पहले नमन करता हूँ। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य योगदान देने के लिए जिन साथियों को, जिन महानुभावों को सम्मानित किया गया, उन्हें बहुत बहुत बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूँ। कहा गया कि मैं अतिथि के रूप में आया हूँ। अतिथि वो होता है जो बुलाने पर आता है, बिना बुलाए आए। तो पहले से निर्धारित था और बिहार में मैं किसी को ऐसा में मानता नहीं, जितना इस सभागार में बैठा कोई बिहारी हो सकता है, बिहारी का नहीं। और अगर कभी राजनीति का दर्जा तो समाप्त हो गया है। दूसरी बात मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा है कि कोई भी इस कार्यक्रम में मेहमान बनकर के आना तो कतई पसंद नहीं करेगा। हर व्यक्ति चाहेगा कि इस कार्यक्रम का मेजबान नहीं हो, जो मेजबान निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है। जो भी यहाँ आएगा और श्री बाबू की पुण्य स्मृति को नमन करेगा, श्रद्धांजलि देगा, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मुझे आज श्री बाबू को श्रद्धा निवेदन करने का अवसर इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला। मुझे लगता है मित्रों, श्री बाबू एक व्यक्ति नहीं, एक विचार। श्री बाबू श्रृंगारी नहीं थे, अनुराग। श्री बाबू सीमित भी नहीं थे, विस्तार। मन, वचन, कर्म की जैसी एक रूपता उनके जीवन के अंदर देखने को मिलती है, वो अनूठी है, अलौकिक। स्वाधीनता के खिलाफ जब भी देश में कभी संघर्ष होगा, अन्याय के विरुद्ध जब भी कोई आंदोलन होगा, आजादी के संघर्ष की जब भी कोई गाथा लिखी जाएगी, हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने इसमें योगदान दिया है। मुझे लगता है कि स्मारिका में श्री बाबू समझते हुए देवी के मान में छत्र की तरफ सबको प्रेरित कर सकते हैं। और वास्तव में अगर मैं कहूँ तो श्री बाबू माने तेज, श्री बाबू माने त्याग, श्री बाबू माने तप, श्री बाबू माने तत्व, श्री बाबू माने तर्क, श्री बाबू माने तारुण्य, श्री बाबू माने तीर, श्री बाबू माने तलवार, श्री बाबू माने खिलमिलाहट, कलमला की यातना, श्री बाबू माने प्रतीक्षा, श्री बाबू माने तीखापन। ऐसा बहुरंगी व्यक्तित्व मैं समझता हूँ बिहार में नहीं, देश में भी कम देखने को मिलता है। अनेक बातें कही गई हैं, मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है उन बातों को दोहराया जाए, लेकिन मैं स्वाभाविक रूप से अपनी सरलता और सरलता के कारण लोगों के बीच श्री बाबू के नाम से ही
वो लोकप्रिय हुए। मेरे बड़े पिता उनके निजी सचिव भी रहे राज्य सरकार के, और अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मौत से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरी मदर इन लॉ उसी गाँव की रहने वाली। मैं मानता हूँ बिहार में जिन महान व्यक्तित्वों ने जन्म लिया और स्वयं पूरा संनिर्माण के लिए समर्पित किया, उस परंपरा में श्री बाबू का नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज है और सदा दर्ज है। किशोरावस्था से ही स्वतंत्र चेतना वाले व्यक्ति थे और मुझे लगता है कि उनकी इसी भावना ने उन्हें सुशासन की प्रतिमूर्ति बनाने में मदद की, जिससे बिहार आज़ादी के बाद तीव्र गति से विकास करने वाले राज्यों में शामिल हुआ। अनेक पुस्तकों में इस बात का जिक्र किया गया है कि अपने स्कूली जीवन में ही वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं की चर्चा किया करते थे। 1907 में पटना कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। उस कालखंड में उनके विचारों को नई दृढ़ता जब मिली, जिसका प्रतिबिंब हमें उनके प्रशासन में गुड गवर्नेंस के कार्यों में बाद के वर्षों में देखने को मिला। एक शोध पत्र में पढ़ रहा था, उसमें मेरे ध्यान में आया कि स्कूल के दिनों से ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रभावित थे। तिलक जी के विचारों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था और जितना लोकमान्य तिलक को मैं समझ पाया हूँ, उसके आधार पर ये बात मैं कह सकता हूँ जिम्मेदारी से 1880 से लेकर 1920 तक, यानी 4 दशक तक लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का मार्गदर्शन किया था और जनसाधारण के बीच एक नई राजनीतिक चेतना की जागृति की। इस बात का जिक्र मेरे पूर्व के वक्ताओं ने किया बाबा धाम के मंदिर से। 1953 की घटना है। आचार्य विनोबा भावे आते हैं और कोशिश करके उनके ऊपर हमला हुआ। मुख्यमंत्री के नाते श्री बाबू ने कहा कि मैं खुद आऊँगा और दलित भाइयों के साथ मंदिर में प्रवेश करूँगा। जो कांग्रेस का नेतृत्व था, उस कांग्रेस के नेतृत्व को देवघर के पुजारी लोगों ने, पंडा लोगों ने कोशिश की श्री बाबू के विरुद्ध उन्हें बरगलाया जाए, विद्रोह खड़ा किया जाए। श्री बाबू फिर भी नहीं लगे और अंतिम कोशिश हुई उनके पिताजी और माता जी को भी प्रभावित किया गया कि आपका बेटा बड़ा धर्मी है, ये देखिए कैसा काम कर रहा है। बाबू जी से श्री बाबू बेटा से सरकार पर की तरह रहे, स्वयं गए और 700 से ज्यादा लोगों के साथ मंदिर में प्रवेश। बाकी साहब ने क्यों नहीं कहा, उस समय जमींदारी मूलन आज कहना बड़ा आसान लगता है, जो खुद उस पृष्ठभूमि से हो, इस पार्टी का नेतृत्व वर्ग ही मैं समझता हूँ किसी पृष्ठभूमि का हो और वह व्यक्ति फैसला करे, ये साधारण बात नहीं है। ये कैसी अनेक चीजें हैं जिनको कहा जा सकता है। अनेक विद्वानों के आर्टिकल से इस बात को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के मजबूत नींव रखने और सामाजिक कार्यों में जिम्मेदारी की भावना का एहसास करने का काम लोकमान्य तिलक जी ने किया था। अपने एक भाषण में लोकमान्य तिलक ने कहा कि समाज सुधार के बारे में बातें अधिक होती रही हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि आम आदमी को उसे जोड़ना होगा ताकि व्यक्ति सुधार स्वयं से शुरू करे और किसी सिद्धांत की बजाय दूसरों को अपने आचरण से बदलने का प्रयत्न करे। मुझे लगता है कि इस बात का असर वास्तव में श्री बाबू पर था और ऐसे महान विचारों वाले लोकमान्य तिलक श्री बाबू को प्रेरणा स्रोत। मेरा इस बात पर पूरा यकीन है कि आत्मनिर्भरता के संबंध में लोकमान्य तिलक के विचारों में श्री बाबू के भीतर एक नई राजनीतिक चेतना पैदा की, जिससे वो बिहार का काया पलट करने में सफल हुए। स्वामी सहजानंद जी गाजीपुर से चलकर यहाँ आए, उसका निवासन बनाए। उनके साथ उनका गहरा संबंध बना, उनका भी प्रभाव था। बाकी घटनाओं को आप जानते हैं। दूसरे उनके प्रेरणा को पंजाब के सभी लाला लाजपत राय और उन्हीं के आवरण पर
संयम कमीशन के खिलाफ झंडा बुलंद करने में श्री बाबू सबसे आगे थे और 1930 के नमक सत्याग्रह में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद देश के किसी पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में वहीं शामिल हुए थे। वहीं सेंट्रल हिंदू कॉलेज में श्री बाबू की भेंट बापू से हुई और फिर बापू से जिस कदर वो प्रभावित हुए नमक सत्याग्रह के दौरान जो उन्होंने काम किया उस आंदोलन का जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने नेतृत्व किया वो भोजपुरी में वो कहते हैं नूना मिट्टी। उस मिट्टी से नमक बना रहे थे वो, जिस मिट्टी के बर्तन में नमक बनाया जा रहा था अंग्रेजों की पुलिस ने बड़ी कोशिश की खोलते हुए पानी में रखते थे उसके ऊपर खुद को रोक लिया, लेकिन नमक बनाना अंग्रेजों की पुलिस रोक नहीं पाई। इस तरह का था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने जो यातनाएं सही, जिस तरह से जेल गए, लेकिन हर परिस्थिति में आम लोगों को मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों की सदैव याद दिलाते। इसलिए मैं समझता हूँ कि श्री बाबू एक ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है जिन्हें सीमाओं और शब्दों में नहीं बांटा जाए। बिहार की जिम्मेदारी संभालने के बाद एक कुशल प्रशासक के रूप में उनकी ट्रेनिंग किसान सभा के वाइस प्रेसिडेंसी के दौरान ही वैसे प्रारंभ हो गई। उस समय किसानों के उत्थान के अलावा सामाजिक कुरीतियों से लड़ने और साक्षरता बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान उन्होंने दिया, मुझे लगता है उसे बिहार कभी भुला नहीं सकता। और मैं समझता हूँ वो इतिहास के पन्नों में सदैव अमर हो गए। एक प्रशासक के रूप में श्री बाबू को आधुनिक बिहार का निर्माता कहना ज़्यादा उचित होगा। बड़ी पंचवर्षीय योजना में कृषि सुधार हो, नदी विकास की परियोजनाएं हों और उसके बाद पश्चात बरौनी रिफाइनरी और बरौनी का खास कारखाना। सभागार में बैठे लोगों को पता होगा पंडित नेहरू को उन्होंने कहा कि यदि नहीं मिला बिहार को यही धरना देने का मैं काम करूँगा और एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी और एशिया का सबसे बड़ा खाद कारखाना देश में सबसे पहले बरौनी में स्थापित हुआ तो श्री बाबू के कारण। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, बोकारो स्टील प्लांट, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, पतरातू पावर स्टेशन, स्कूटर फैक्ट्री, गरहरा का लोकोमोटिव सेट, आजाद हिंदुस्तान का पहला रेलवे कमरोड ब्रिज, राजेंद्र सेठ नेतरहाटपुर, मुजफ्फरपुर, जमशेदपुर, सिंदरी, गया, मोतिहारी में इंजीनियरिंग कॉलेज, भारतीय नृत्य कला मंदिर, संस्कृत कॉलेज, ऐसे अनेक संस्थाओं की स्थापना करके आधुनिक बिहार के स्मारक का निर्माण करके उन्होंने बिहार को देश की तरक्की का पावर हाउस बना दिया। और 60 के दशक तक अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें तो बिहार देश के विकसित राज्यों में गिना जाता है। श्री बाबू भारतवर्ष के एक ऐसे महान राजनेता हैं जिन्होंने जात, वर्ण, पंथ के अलग हटकर बिहार को पूरी समग्रता में देखने का काम किया। गुड गवर्नेंस शासन के द्वारा उसके नए अस्तित्व का निर्माण किया। उन्होंने कभी किसी जाति या पंथ की राजनीति नहीं की, बल्कि संपूर्ण बिहार का नेतृत्व करते हुए उसे देश का सबसे ताकतवर राज्य बनाना मैं समझता हूँ कि सबसे प्रबल इच्छा थी। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो, गरीब और आदमी को जी रहे किसानों को आत्मनिर्भर बनाना हो, श्रमिकों का समग्र कल्याण हो। श्री बाबू जनता के हित के लिए पूरी तरह समर्पित थे और एक बड़ी आबादी शोषण से मुक्ति दिलाने का श्रेय श्री बाबू को जाता है। अपने समकालीन अनेक व्यक्तित्वों से विचारों का मतभेद होने के बावजूद किसी से मनभेद न रखना, बल्कि स्नेह के साथ विपरीत विचारों का सम्मान करना ही श्री बाबू की सबसे बड़ी विशेषता थी। उनके सुशासन की सबसे बड़ी खूबी थी किसी योजना को उन्होंने ऊपर से नहीं खोला, बल्कि बिहार की जरूरतों और समस्याओं को केंद्र में रख करके नीतियाँ बनाने का काम किया। वो कहा करते थे कि जब करोड़ों जनता के लिए स्वतंत्रता वो वास्तविक बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों पर आई, उस स्थिति में एकताबद्ध होकर
उनकी सेवा के लिए हम काम करें। ये उनकी सहृदयता और उदारता का ही प्रमाण है। मुझे स्मरण है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के निधन को प्रोत्साहित करते हुए श्री बाबू ने लिखा, हालांकि कई अवसरों पर हम लोगों के बीच मतभेद भी थे, परंतु वे साहसी और सिद्धांत के प्रति निष्ठावान थे, जैसा सभी भारतीयों को होना चाहिए। अपने विभिन्न मित्रों के लिए जिस उदारता से वो डटे रहते थे, उसी तरह विकास के दृष्टिकोण और सर्व समाज की उन्नति के लिए उनके मन में संवेदना का अपार सागर लहराता रहता है। बिहार के औद्योगिकीकरण के साथ साथ काफी हद तक समाज में व्याप्त असमानता और कुरीतियों को समाप्त करने में भी सफलता मिली। दलित समुदाय को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए श्री बाबू ने जन ज्ञान का रास्ता चुना। इस आंदोलन में सिर्फ समुदाय विशेष के उन्नति, आत्मज्ञान और आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने में मदद नहीं की, बल्कि उस जमाने में यह राजनीतिक खेमा जाति और जमात में बटा हुआ था। तब श्री बाबू ने सामाजिक समता और सामाजिक एकता की नई राजनीति को बिहार की जमीन को उतारने का काम किया। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले बिहार गुड गवर्नेंस के मूल्यों को स्थापित करने वाला पहला राज्य और इसका श्रेय केवल और केवल श्री बाबू को जाता है। दो तीन मुख्य बातें मैं आज कहना चाहूँगा। इस घटना जो बड़ी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि चर्चा कम हुई। आज़ादी के बाद राज्य कैसे बटेंगे भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, ये बड़ा संकट देश में खड़ा हो गया था। अनेक नए राज्य बन रहे थे, लग रहा था कि कहीं भारत का विखंडन फिर तो नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में बिहार की विधानसभा के लिए विधानसभा थी, जिसमें श्री बाबू के नेतृत्व में ये प्रस्ताव पारित किया कि बिहार और बंगाल को विदा किया जाए, और उसके बाद फिर से राज्यों का विभाजन और ये मांग ही देश में बंद हो गई। इस तरह की जरूरत थी। मेरा मानना है सद्भाव के मूल्यों की हमारी समग्र विरासत समावेशी विकास का ठोस आधार है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारी आपसी एकता ने प्रगति और समग्र विकास को सुनिश्चित किया। हमारे प्राचीन ग्रंथ अथर्ववेद में हमारे यहाँ कहा गया, सर्वा दिशा समनसः, सब दृष्टि, सब दिशावासी एक मन वाले और मिलकर के रहने वाले हों। हमें समझने की जरूरत है जो लोग विभाजनकारी एजेंडे पर चल रहे हैं तो देश के विकास में बाधक हैं और कम से कम विकसित भारत की यात्रा को किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र से रोकना चाहते हैं। ऐसे विभाजनकारी तत्वों को परास्त करने के लिए समाज को एकजुट होना, साफ और दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ खड़ा होना होगा। राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए अपने निहित कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। संविधान सभा में अपने भाषण के दौरान श्री बाबू ने कहा था कि भविष्य का भारत लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत गणराज्य होगा, जिसमें अंतिम संप्रभुता लोगों के पास हो। स्वतंत्र भारत में सत्ता का स्रोत इस भूमि पर रहने वाले लोगों के पास होगा, और इसलिए पॉलिसी मेकर से लेकर समाज के प्रबुद्धजनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमें मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें सही अर्थों में हाशिए पर रहे लोगों की सबसे प्रमुख भागीदारी हो सके। दूसरा अगर मैं कहूँगा कि हमें अपनी सभ्यतागत मूल्यों को भी जीवंत रखना होगा, जीवित रखना होगा। नई पीढ़ी के भीतर इस बात का एहसास होना ही चाहिए कि अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ कर हम सही मायने में विकास को नई धार और नई ऊंचाई दे सकते हैं। मेरा मानना है सब सभ्यतागत मूल्यों ने ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मजबूत आधार तैयार किया तथा सांस्कृतिक चेतना को संरक्षित रखा। इसलिए मुझे इस बात का भरोसा है कि इन मूल्यों का समाज के हर एक वर्ग तक प्रचार प्रसार करते हुए राष्ट्र की सामूहिक शक्ति को विकास के कार्यों में लगा सकती है। श्री बाबू के जीवन कार्यों को मैं देखता हूँ तो मुझे नजर आता है कि कर्मयोगी की तरह उन्होंने समावेशी विकास के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना पैदा करके आज़ादी की लड़ाई में दिए गए संकल्पों के सपनों को साकार करने का काम किया। मेरा मानना है कि सस्टेनेबल और समतापूर्ण विकास के लिए ग्रामीण भारत पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। हमेशा इस बात पर हमने बल दिया है, हम विकसित भारत के स्वर्णिम भविष्य को तभी निर्मित कर पाएंगे
जब अर्बन इंडिया के साथ साथ रूरल इंडिया भी मजबूत हो पाए और इंडस्ट्रियल क्रांति का लाभ जब तक गाँव तक नहीं पहुँचेगा, मैं समझता हूँ वो सपना हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इस संदर्भ में भी मैंने श्री बाबू के कार्यों का अध्ययन किया। उन्होंने उत्तरी बिहार के निर्माण के साथ ये भी सुनिश्चित किया था ग्रामीण बिहार के सपने कैसे पूरे होंगे। मैं इस दृष्टिकोण से उन्हें बिहार का मसीहा भी मानता हूँ, जिन्होंने सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के द्वारा बिहार को देश का नंबर 1 विकसित राज्य बनाने का काम किया और ये भी सुनिश्चित किया कि विकास का लाभ हर क्षेत्र तथा समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे। मैं समझता हूँ इस दिशा में श्री बाबू के हुए सपनों और कार्यों आज भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में आप देखें तो 25 करोड़ गरीबी रेखा के बाहर निकल आए। ये सामान्य काम नहीं करने में बड़ा कम समय लगता है, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं का 100% सैचुरेशन कैसे हो सके, एक नई व्यवस्था बनी है जिससे आम आदमी आत्मनिर्भर बन जाए और अभी तो 5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि फिर से इस बजट में पक्के घर के निर्माण के लिए कर दिया है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारतीय आवास जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान देश में प्रारंभ हुआ। आयुष्मान योजना अनेक डॉक्टर साहब लोग कहते हैं इसकी मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। 70 वर्ष से अधिक उम्र के 6 करोड़ नागरिकों को और इस योजना का लाभ मिलेगा। गांव के युवा अगर अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, मुद्रा ऋण 10 नहीं 20 लाख रुपये देश में उपलब्ध है। मैं समझता हूँ पिछले 10 वर्षों में 11 वर्षों में 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय, 10 करोड़ 11 करोड़ गैस कनेक्शन, 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन, ये ग्रामीण भारत को एक नई शक्ति दे रहे हैं। आगे बढ़कर देश की आर्थिक उन्नति में ये लोग योगदान दे रहे हैं। मेरा चौथा आग्रह होगा कि सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए हमें सार्वजनिक और निजी भागीदारी पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। श्री बाबू ने बिहार के विकास के लिए जितने भी इंस्टीट्यूशन निर्मित किए उनका लक्ष्य था बिहार शक्तिशाली बने, सरकार के साथ साथ आगे भविष्य में चलकर प्राइवेट सेक्टर की दिशा में अपना योगदान दें। मैं समझता हूँ कि जिस गति से बिहार में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयत्न हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बिहार बन सकता है, इस पर तेजी से काम करने की आवश्यकता है। उस स्थिति में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को नई मजबूती मिलेगी। आज हमारा लक्ष्य सशक्त युवा शक्ति द्वारा भारत को ग्लोबल इनोवेशन का पावर हाउस बनाना होना चाहिए। इस धरती में नालंदा, विक्रमशिला ऐसे अनेक शिक्षण संस्थान, ऐसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर से भी अनुरोध होगा कि उन्हें आगे आना होगा, युवाओं के अवसर उपलब्ध कराने होंगे, जिससे संकल्प को पूरा किया जाए। श्री बाबू का सपना था बिहार भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने। इस दिशा में उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की, उससे प्रेरणा लेते हुए हमें गुड गवर्नेंस की व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा। सामाजिक न्याय और समानता के मूल्यों के आधार पर भारत के नवनिर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करना होगा। इन मित्रों को आज सम्मानित किया गया है। मैं श्री बाबू की समृद्ध विरासत का उत्तराधिकारी मानता हूँ। आपका आज का कार्य हमारे कल को आकार देगा। मैं चाहता हूँ आप सभी विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दें, साथ ही हमारी सभ्यता के मूल्यों को सुदृढ़ करने में भी अपनी ऊर्जा लगाएं। एक बार पुनः मैं श्री बाबू की पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ। आज सम्मानित किए गए सभी साथियों से अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का आह्वान करता हूँ और आयोजन से जुड़े अपने मित्रों के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आपने उपस्थित होने का अवसर दिया। महाभारत का प्रसंग कभी मैंने जो कहा मुझे फिर स्मरण आ रहा, यक्ष युधिष्ठिर का संवाद। यक्ष पांडवों के सभी भाई मृतप्राय हो गए। तो युधिष्ठिर पहुंचे, यक्ष युधिष्ठिर से जो बातचीत हुई, यक्ष ने कहा कि मेरे 5 सवाल हैं, मेरे 5 सवालों का सही उत्तर दोगे
कि तुम्हारे जितने भी मृत भाई हैं वो जिंदा हो जाए। एक उसमें सवाल था कि आश्चर्य क्या, युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया, एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है। अगर यह मुझसे सवाल करे कि आश्चर्य, तो मैं उसको यही कहूँगा कि आज इस सभागार में जो लोग आए हैं वो श्री बाबू के सपने को पूरा करने का संकल्प लेकर के जाएं, यही आज का सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। यही निवेदन करते हुए अब सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री बाबू।